दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह, विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है। और अब अंतिम चरण में है चुनाव का 2024 का, जिसके कहिए कि एक लंबे समय से इंतजार था, जिस घड़ी का वो आने वाली है। लेकिन आते आने से पहले जो जिसका डर था या जिसकी आशंका थी, वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। नए नए एग्जिट पोल और ऐसे ऐसे पोल, यहाँ मतलब उसको देख के हंसी आएगी आपको। लगातार पत्रकार और जो कंसर्न लोग हैं अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। जहां जितनी सीटें नहीं हैं उससे ज्यादा सीटें दी जा रही हैं। जितने सीट पे कोई पार्टी लड़ी है उससे कहीं ज्यादा उसको वो अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे 10 पे यदि कोई पार्टी 10 सीट पे लड़ी है, तो उसको बताया जा रहा है कि 12 से 15 के बीच में उसके नंबर आएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा पोल है, एग्जिट पोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पे हम लोग आज बैठे हुए हैं कि वाकई ये है क्या चीज, और इसके पीछे के कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं जो ये सब काम करा रही हैं। और 4 तारीख, परसों 4 तारीख को जब गिनती शुरू हो जाएगी, और कल शाम से ही मतलब हरकतें शुरू हो जाएंगी। तमाम लोग जो 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 जिस जिस काउंटिंग जो अ, उनके बनाए गए हैं या जो बूथ बनाए गए हैं, जहाँ भी वहाँ वहाँ लोग पहुंचेंगे। तमाम तरीके की क्या क्या तैयारियां हैं, इन्हीं सारी चीजों पे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। तो आप सभी गेस्ट, जो भी हमारे एमिनेंट गेस्ट हैं, जो स्पीकर्स हैं, आप सबका स्वागत है। विघ्नेश जी हैं, अ, नित्यानंद जी हैं, और राम कुमार जी से इसलिए भी सबका आदेश भी था कि उनको जरूर बुलाइए, क्योंकि वहां से हमको जो ऊर्जा मिलती है वो शायद और कहीं से नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो जहाँ का ऊर्जा का स्रोत है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। राम कुमार जी, ये बहुत सारी चीजें आई हैं, और बहुत हास्यास्पद भी है। मतलब पहले थोड़ा बहुत गुणा गणित जोड़ घटाना सब कर करा के किया जाता था। जैसे एक मजेदार है कि ऐसे खास करके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और ये जो शिंदे हैं, शिंदे के बीच में सीधे सीधे 9 जगह पे या 12 जगह पे फाइट है। उसमें बताया जा रहा है कि शिंदे को 14 सीट मिलेगी, कहीं बताया जा रहा है कि उद्धव को 14 मिलेगी। और उसमें जो दूसरे हैं, क्या बोलते हैं, एनसीपी, वो सीधे सीधे खड़े हैं। तो ये भी ध्यान में नहीं रखा गया कि मामला जब लोग पकड़ेंगे तो उसकी पोल क्या खुलेगी, तमाम चीजें क्या क्या होंगी। तो उत्तर प्रदेश को आप तो, फिर वही सवाल है कि क्या आप वहीं खड़े हैं। और जिस तरह से हाँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह की एग्जिट पोल दिखाया है, सर्वे दिखाया है, उस हिसाब से तो पूर्वांचल ही आपको उससे ज्यादा सीट ले आ रही है। जो अंतिम चरण का चुनाव है वहीं से सबसे ज्यादा सीट आ रही हैं। और ये जिस तरह का एग्जिट पोल दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का, और वो क्या है, और इसमें इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा राम कुमार जी मैं हम आपसे जानना चाहें। हाँ जी, हिम्मत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का। आपने हमें जो है आज बोलने का मौका दिया। इसके पहले एक मीटिंग, अभी मैं जब आपका फोन आया तो एक मीटिंग में ही था ऑलरेडी जो है, जी जी। जिसमें करीब 10-12 प्रदेशों के लोग जुड़े हुए थे। उनके जी साथ यही चर्चा कर रहा था कि वे एग्जिट पोल जो कह रहा है और आप लोग जो ग्राउंड में काम किए हैं उसकी क्या स्थिति है। आज दिन में मेरे पास जो है ये इस एग्जिट पोल की वजह से, मतलब मेरे पास तेलंगाना से फोन आया, मेरे पास आंध्र प्रदेश से फोन आया, मेरे पास जो है
तमिलनाडु से फोन आया, ये इन जगहों से फोन मेरे पास आए। सबने हम्म। मुझको जानने की कोशिश किया कि भाई जो है ये जो मौजूदा स्थिति है, इस स्थिति जी। में उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है। सबकी हम्म। क्यूरियोसिटी उत्तर प्रदेश की थी कि उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, आप बताएं जरा इस पूरे मतलब जो है हम्म। चरण में। तो मैं जहां पर टिका था मैं उसी जगह अब भी टिका हूँ। हम्म। मिनिमम 40 सीट और मैक्सिमम जितनी बढ़ जाए उसकी अभी गारंटी नहीं है। इस पे मैं पहले भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ। और ये कह जी। इस आधार पर रहा हूँ कि जो मैं 16 डिस्ट्रिक्ट घूमने के बाद कंप्लीट इतनी मेरी, आपको पता है कि कितनी मेरी आर्थिक हालत खराब है। उस आर्थिक हम्म। हालत खराब में भी मैंने इतने डिस्ट्रिक्ट घूमने की हिम्मत किया, साथियों से पैसा लेकर के, किसी से गाड़ी लेकर के, किसी से कुछ करके मैंने ये सब कुछ किया। ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से माइंड गेम है। और माइंड गेम इस तरीके से है कि आप भाई तमाम, आज समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर का फोन मेरे पास आया कि राम कुमार जी आप जो कह रहे थे कहाँ पर टिके हुए हैं। मैंने उनसे अच्छा। कहा कि हाँ, समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर का फोन आया मेरे पास हम्म। दिन में करीब 3 बजे कि ये जो एग्जिट पोल कह रहा है और आप जो कह रहे थे। मेरी 4-5 दिन पहले एक मीटिंग थी कुछ कोर्ट टीम के साथ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे थे उस दिन, आप उसी पे टिके हुए हैं कि अभी थोड़ा जो है आप एग्जिट पोल के जो झूले हुए हैं। मैंने उनसे हम्म। कहा अच्छा एक बात बताइए आप कि आप अब तक गोदी मीडिया बताते आए हैं कि गोदी मीडिया लगातार एक बात प्रचारित कर रहा, गोदी मीडिया एक तरीके से कह रहा, गोदी मीडिया एक तरीके से। अब हम्म। गोदी मीडिया ने एक नंबर दिया, आप उस पर हिल गए। गोदी मीडिया ने, अब तक गोदी मीडिया की अब नहीं मान रहे थे, और गोदी मीडिया ने एक नंबर दिया, उस नंबर पे आप हिल गए। हम्म। आपको जो ग्राउंड पे काम किया है, आपने ग्राउंड पे जो अपनी ताकत है उसको नहीं पहचाना। तो हम्म। दूसरी बात मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऐतिहासिक एक घटना है जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। जनता चुनाव लड़ रही, सब जगह लड़ रही है। ये जनता चुनाव लड़ने के साथ साथ इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वोट कभी दलित अल्पसंख्यक के अलायंस में पिछड़ा वोट कभी नहीं रहा। ये हमेशा सोशलिस्ट पार्टी के साथ रहा, चरण सिंह के साथ रहा, मुलायम सिंह के साथ रहा। ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं बना। हमने कहा फर्स्ट टाइम ये कॉम्बिनेशन बना है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको हम्म। कोई इग्नोर नहीं कर रहा, कोई इनकार नहीं कर रहा कि ये कॉम्बिनेशन नहीं बना है। और ग्राउंड पे बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि हमारे पोलिंग बूथ पोलिंग एजेंट हमारे थे, लेकिन वोट इंडिया गठबंधन लोग करा रहे थे। ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम लीडर्स ने हमको बोला कि पोलिंग बूथ पे एजेंट हमारे थे लेकिन वोट इंडिया गठबंधन को करा रहे थे। हमको ऐसी स्थिति कभी देखी आपने जिंदगी में? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी स्थिति नहीं देखी। तुमको जब ये नहीं देखी तो आप इनके अलायंस पे, इनके जो एग्जिट पोल पे क्यों आप इस तरीके से हिले जा रहे हैं, क्यों हम्म। इस तरीके से हुए जा रहे हैं? तो मैं मतलब ये जो हुआ है, और प्लस जो मैं पहले जो बात आपने पिछली बार कही थी, अक्रॉस द सोसाइटी, कास्ट हम्म। क्लास और सब एंगल छोड़ करके जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसने पूरी तरीके से अपनी समाजों का, अपनी जातियों का, अपनी उसका मोर्चा संभाल रखा है। जो पढ़े लिखे दलित हैं, पढ़े लिखे यूथ बिछड़ों में है, पढ़े लिखे यूथ जो मतलब अपर कास्ट में भी है, सबने, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसने कंपेल किया है अपने परिवारों को, समाज को, कि आप वोट इनके खिलाफ देंगे किसी भी तरीके से। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने सामने, आंखों के सामने देख करके ये सारे नज़ारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं जहां पर टिका था मैं वहीं पर टिका हुआ हूँ। बशर्ते जो दूसरा गेम, ये जो एग्जिट पोल ला करके जो माइंड गेम खेला जाता है, और बीजेपी की कोशिश ये होगी कि जो बीजेपी के मजबूत गढ़ हैं पहले वहां की काउंटिंग हो। तो फर्स्ट राउंड, हम्म। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड बीजेपी बढ़े। बीजेपी बढ़ने के बाद तो उसमें जो दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे पोलिंग एजेंटों के हौसले मतलब जो है वो पस्त हो, और वो लगे कि नहीं ये जा रहा हाथ से, तो वो खेल कर सके। ऐसी एक सिचुएशन बनाने के लिए ये टोटली माइंड गेम, ये एग्जिट पोल है।
इस माइंड गेम को समझने के लिए हमें पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि माइंड गेम बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और इस माइंड गेम में, अगर इस माइंड गेम के ट्रैप में अगर ये कार्यकर्ता आ गए तो भाई बात दूसरी है। अगर माइंड गेम के ट्रैप में नहीं आए तो फिर ये जो है स्थिति मतलब जो बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ वही होगी। दूसरा, जी। जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कि अमित शाह ने खुद मतलब उत्तर प्रदेश के डीएम को फोन कर रहे हैं और दूसरी जगहों के डीएम को फोन करके ये कह रहे हैं कि जहां पर मार्जिन हल्का आता है, जहां पर मार्जिन थोड़ा बहुत आता है, वहां पर किसी भी कीमत पे आप जो है चाहे जो कुछ करना पड़े आप जो है वो जिताएंगे करेंगे। ये जी। जो गेम दूसरे लेवल का खेलने की कोशिश की जा रही है, जो बात ईवीएम और दूसरी चीज कही जा रही, इसमें जो मार्जिन जहां पर कम होगा वहां डीएम को स्पेशली फोन अमित शाह खुद करके लोगों को जब डीएम को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये खेल वहां पर अगर यहाँ पर ये सतर्क नहीं रहते हैं, थोड़ा सा भी जो है अगर ये अपनी ढीला हम्म। डालते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेंट्रल टेबल से लेकर के और उनके बूथ एजेंट जो उनके काउंटिंग एजेंट है, सबके बीच एक कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहा प्रॉपर, एक दूसरे हर राउंड के बाद एक काउंटिंग वहां पर जो सेंट्रल टेबल पे होती है वो काउंटिंग पे अगर निगाह नहीं रखी गई तो कुछ सीटों हम्म। पे ये हेरफेर या इधर उधर कर सकते हैं। जो हेरफेर करेंगे उसके बावजूद भी मैं 40 सीट पे टिका हुआ हूँ, क्योंकि अगर अच्छा। आज की हम्म। तारीख में अगर ईमानदारी से आप मुझसे पूछें कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी एनडीए गठबंधन में कितनी सीट एनडीए पाएगा, अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो जाए, ईमानदारी से चुनाव आज 4 तारीख को काउंटिंग हो जाए तो इंडिया गठबंधन को 20 सीट पार करनी मुश्किल पड़ जाएगी। तो एनडीए गठबंधन को 20 सीट पार करनी मुश्किल पड़ जाएगी, 20 सीट। तो जो भी कुछ हम्म। वो करेंगे, वो मान लिया 10 15 20 सीट करेंगे तब भी 40 सीट पे जो है इंडिया गठबंधन हम्म। को वो कहीं जो है टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो मैं जी। इसको जो है मतलब ये तो पूरी तरीके से एग्जिट पोल माइंड गेम है। और कई हम्म। तमाम, मुझे कम से कम आज दिन भर सैकड़ों फोन आए, सैकड़ों हम्म। लोगों ने कहा, कई ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ताओं ने, तो हमने कहा आप जो है इसको यकीन करते हैं ये गोदी मीडिया को? कहीं नहीं। हम्म। तुमको ये पोल किसका है? कहीं गोदी मीडिया का। तुमको इस पे क्यों यकीन करने लग गए आप 4 तारीख का जी। इंतजार करिए। जब गोदी जी। मीडिया अब तक यकीन नहीं किया तो 4 तारीख तक गोदी मीडिया का और इंतजार करिए जो है, तो 4 तारीख को हम्म। देखेंगे क्या होगा मैं जो है एक वो। चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, ये तो माइंड गेम है। पहले हम्म, शायद ये पता नहीं था कि इस तरह से भी होता है। अब हम्म, वो पता चल गया है। हम्म, मतलब खुल के सामने आ गया कि ये इस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की हम्म, तैयारी है। हम्म, तो जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे या काउंटिंग एजेंट्स तो कार्यकर्ता ही होते हैं, वो कार्यकर्ता जी होते जी, हैं जो थोड़ा मजबूत भी होते हैं, दूसरा पढ़े लिखे भी होते हैं हम्म, कि कैलकुलेशन करने में कोई थोड़ी बहुत भी हिचकेंगे नहीं। तो क्या इस तरह की तैयारी माने खास करके इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने कर रखी है? हालांकि 17 सी वाला मामला तो आप बता रहे थे कि सब कलेक्शन शुरू हो बस गया है। पूरी तरीके से ये तैयारी है। और ये जो हाँ। एक कल मीटिंग किया था इंडिया गठबंधन ने, वो सिर्फ इसी बात पे मीटिंग किया था कि काउंटिंग अच्छा। को हम लोगों को ठीक से कराना है। बाकी कोई हम्म। पीएम कैंडिडेट कल डिसाइड नहीं किया, कुछ नहीं किया। कल सिर्फ यही हम्म। था कि आखिरी वोट तक लड़ना है और आखिरी काउंटिंग तक हम्म। हमें अपने एजेंट को वहां पर खड़ा रखना है। तो ये सब जो है, और हर कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो कम से कम 2 3 डमी कैंडिडेट बनाता है अपने जो है वो। तो जी। ऐसा नहीं कि उसका एक ही कैंडिडेट एक ही काउंटिंग में एक ही एजेंट होगा। तो जैसे मान लिया मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं कम से कम हम्म। मिनिमम 2 डमी कैंडिडेट अपने साथ में जो है मैं खड़ा करता हूँ, खड़ा खड़ा करूंगा, क्योंकि हमें पोलिंग बूथ पे भी मैनेज करने के लिए 2 3 आदमी चाहिए, काउंटिंग में भी हम्म। इसी तरीके से। तो पोलिंग हम्म। बूथ चाहे हो लेकिन काउंटिंग पे समाजवादी पार्टी कम से कम 1 2 3 4 वहाँ कैंडिडेट उनके समर्थन के लिए सिर्फ जो उनके डमी कैंडिडेट के वो होंगे उनकी भी वो उसी पे होंगे। तो एक एक सीट पे अच्छा। 3 3 4 4 लोग मतलब एक ही मतलब जो है उसको मॉनिटर करेंगे जो है। तो हम्म। कोई भी जो है वो डमी कैंडिडेट, हर आदमी हर कैंडिडेट 2 3 डमी कैंडिडेट अपने साथ खड़ा करता है, जी। जिस जी। जो सिर्फ ये काउंटिंग के लिए और पोलिंग एजेंट के लिए। तो वो उसी के लिए जो है तो वो हर वो होगा ही होगा जो है वो।
तो वो जी, तैयारी है इनकी पूरी तरीके से। तैयारी पूरी और है जी। उस तैयारी की वजह से ही मैंने पहले एक बात कही थी कि इस तैयारी की वजह ही मैंने कई कैंडिडेटों से बातचीत किया, कई कैंडिडेटों के लोगों से बातचीत किया। उन्होंने कहा अगर ज्यादा गड़बड़ हुई और ज्यादा गड़बड़ करने की प्रशासन ने कोशिश किया तो हम्म, काउंटिंग स्टेशन से ही मारपीट और झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो 4 तारीख हम्म, उस लेवल पे भी बहुत खराब दिन है कि 4 तारीख को। और इवन आज तमाम कार्यकर्ताओं से, लोगों से, जो तमाम अलग अलग पार्टियों के लोगों ने मैं फोन किया, उनसे बातचीत हुई, तो हमने कहा अगर बाई चांस राहुल कह दे कि भाई जो है ये पूरी तरीके से गड़बड़ी हुई, सब लोग सड़क पर उतर आए, तो सपा के लोगों ने कहा कि अगर एक बार ये आवाज आ गई हम्म, तो चाहे 1,000 लोग, 10,000 लोग, लाख लोग मर जाए, सड़क पे आ जाएंगे जो लोग। ये स्थिति इस समय जमीन पे खड़ी हुई है। तो जी मैं कह जी। रहा हूँ कि ये तो मैं कह रहा हूँ इस स्तर पे जो लोगों की तैयारी और मेंटल तैयारी इस स्तर पे है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा इनको मैनेज करना। मैं लेकिन जी। फिर भी अपनी कोशिश, प्रशासनिक, प्रशासन तो प्रशासन होता है, सरकार सरकार हम्म। होती है, उसके पास स्वतंत्र होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा होने ना पाए। वहाँ हर जगह बवाल होगा, हर जी जी काउंटिंग स्थिति में बवाल होगा। जी जी। जी जी एकदम बने रहिएगा। ये मैं और आपके जो हम जी, हमारे साथ अनिल जी भी आ गए हैं, अनिल राय साहब। अनिल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी तो मैं थोड़ा सर से सवाल कर लूँ, एक सवाल जो जी जी एकदम। जी अनिल सर नमस्ते। वो मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो आप कह रहे थे ये जो हंगामा वाली स्थिति है, ये पीयूष गोयल भी मिले इलेक्शन कमीशन से और उन्होंने जो आप कह रहे थे वो बात उन्होंने कही कि भाई जहाँ ऐसा हो तो वहां पे वो पूरी ताकत से इनसे निपटे। हम्म हम्म। ये आया है। हम्म तो जो आप कह रहे थे कि मैं कहा कि वो बात मैं कह दूं कि ये जो आप कह रहे थे, आपने जो बात कही अभी कि ऐसा होने, लेकिन इन्होंने भी तैयारी कर ली और इलेक्शन कमीशन से जाके पीयूष गोयल ने ये बात कही कि अगर हर बूथ पे इस तरह की चीजें हो और अगर कोई हम्म ऐसा करे तो उसे सख्ती से निपटा जाए। ये हम्म ऐसा तो ये इसके लिए क्या वो जो तमाम पार्टियां हैं, इधर अभिषेक बनर्जी ने भी कह दिया कि अंतिम गिनती तक रहना, अंतिम वोट तक रहना है, काउंटिंग तक। तो इसलिए मैं ये बात आपसे पूछना चाहता नहीं, जो बात आप कह रहे हैं वो असल बात यही मतलब मैं जो हूँ कि अल्टीमेटली अगर ज्यादा बवाल होता है तो आप स्टेट को, मतलब जो है, जो इस समय सत्ता में है उसको आप हथियार दे देते हैं। तो वो कोशिश पूरी तरीके से, मतलब वो अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये होंगे, लेकिन ये बवाल होंगे, थमेंगे, होंगे, थमेंगे, लेकिन लास्ट में अगर ज्यादा हुआ तो जहां पर उनके हाथ से चीजें निकल जाएंगी, फिर यहाँ पर फिर वो चीजें अपने हाथ में ले लेंगे, वो जो है वो ऐसी जी संभावनाएं मुझे ग्रास रूट पे दिख रही हैं। तो पीयूष गोयल का कहना ठीक है, पीयूष गोयल क्योंकि वो कोशिश करेंगे अपने तरीके से इस तरीके की चीजें करने की, तो वो अपने स्तर पे वो उन्होंने अपनी तैयारी की है। और जी। वो कहीं सी बात पे रहे तो उनको ग्राउंड रियलिटी पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो मुंबई से, शायद मुंबई पश्चिम से लड़ रहे हैं शायद। तो हम्म उत्तर से, शायद पश्चिम नहीं उत्तर से। तो हम्म वहां है जहां शिवसेना का गढ़ है, तो शायद वो भी डर है कि हम्म कहीं इस पे कुछ गड़बड़ होगा तो शिव सैनिक जो है कहीं बवाल ना हम्म मचा दें। और जिस तरह से शिव सैनिक का हूँ। नहीं, वो उद्धव बीजेपी साहब। की तरफ से गए थे सारे बूथों के लिए, उन्होंने कहा देश भर। हम्म। हाँ नहीं मतलब वो अपना तो डर ज्यादा होगा उनके पास। अ, अनिल जी भी आ गए हैं। विघ्नेश भाई, अभी मैं थोड़ा बिहार ले लूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अगर बिहार जी। लीजिए, वेस्ट बंगाल लीजिए, मैं तो हूँ हाँ ही। हम तो, आप तो है ही हैं जी जी। तो सर अनिल जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। चूंकि मैं माफी चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन में शायद नहीं हो पाई बात, 2-3 बार फोन लगाया था तो खैर। और अच्छा हुआ कि आप आ गए, पिछली बार भी आपका रह गया था आना। और आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। लास्ट राउंड का भी हो गया है चुनाव बिहार में। मतलब एक तो एग्जिट पोल को लेके आपकी क्या राय है? और एग्जिट पोल को लेके जिस तरह की विसंगतियां दिख रही हैं, मतलब
वोट भले किसी को दे दें, वो बस बढ़ा के दे दें, लेकिन जिस तरह से जब उसका बाइफरकेशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उसमें ही बहुत सारी विसंगतियां दिख रही हैं। जैसे लग रहा है कि वो बैठ के कहीं टेबल पे बैठा के दे दिया गया, इनको दे देते हैं, थोड़ा उनको दे देते हैं, तो ऐसा लगे तो ऐसा लगे। तो इसके पीछे का कारण क्या है? दूसरा कि राम कुमार जी कह रहे थे कि माइंड गेम है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो उसकी तैयारी कितनी है, खास करके बिहार में और ऑल ओवर इंडिया, जो एनडीए, सॉरी, इंडिया अलायंस को लेकर? हाँ हिम्मत भाई, यह तो सही है कि ये सब जितने एग्जिट पोल्स दिख रहे हैं, क्या आपने देखा होगा, या शायद नजर नहीं भी पड़ी होगी, कि बिहार में लोजपा 5 जगहों से खड़ी है और 6 सीटों पर उसकी बढ़त दिखाई जा रही है। जी। यह भी दिखाया गया है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह ये एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। निश्चित ही बैठ करके टेबल पर और उसको बैठा दिया जाता है कि आप 295 लीजिए, आप 300 लीजिए, आप 303 लीजिए, आप 400 पार लीजिए, जो जो मन हाँ। करे वो सब ऐसा कर देना है। आ, दूसरी बात यह है कि ज्यों ही पोल अभी खत्म भी नहीं हुआ है ठीक ढंग से सारी जगहों पर, और एग्जिट पोल आना शुरू हो जाता है। यह कैसे हो गया? यह तो हो ही नहीं सकता है। उसके कुछ देर के बाद ही ना उसका संवाददाता गया होगा, बात करेगा, उसका हम्म। ओपिनियन लेगा, और तब जा करके उसको कंपाइल करेगा, और तब जा करके उसको प्रकाशित प्रसारित करेगा। इसमें वक्त लगेगा। तो एग्जिट पोल उधर आपने देखा होगा कि वहां पर पुलवामा वाली जो घटना हुई थी, जी। कि आपने गौर किया होगा, याद कीजिए, वो घटना हुई नहीं और इधर है तो न्यूज आना शुरू हो गया। तो आप इससे अंदाज अंदाज लगा सकते हैं कि शायद कुछ लोगों को पहले से ही पता रहा होगा कि इस तरह की कुछ। पहले से एक आपको मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं। नोटबंदी जिस दिन हुई थी, जिस हाँ, दिन ऐलान किया गया था, और उसके ऐलान करने से पहले ही या उसी के आसपास वो तमाम मतलब उसके फुटेज शुरू हो गए कि देखिए यहाँ भगदड़ मच गई, यहाँ पैसा जला रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है। तो और वो क्या बोलते हैं, बोरा में नोट है, फलाना है, ढिकाना है, ये इस तरह से पूरी जो है। तो इस तरह के स्क्रिप्ट्स पहले ही लिखे जा चुके होते हैं। उसका प्रसारण है सो उसके जस्ट बाद शुरू कर दिया जाता है। जी जी। तो एक यह बात। दूसरी बात कि जिसको माइंड गेम कह रहे हैं, कि तो वह माइंड गेम क्यों इस तरह का खेल खेला जा रहा है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह खेल इसलिए आशंका होती है, यह खेल इसलिए खेला जा रहा है ताकि हम जो भ्रष्टाचार कर सकें चुनाव के बाद, वह सब जायज लगे, वह सब उचित लगे। इसके लिए यह सब पहले से हुआ खेला, और उस माइंड मेकअप कराने की यह सब कोशिश, कि यह सब तो पहले से ही कहा जा रहा था, लोगों का यह अनुमान था ही, उसी तरह की बात हो गई है, इसमें अचरज की क्या बात है। खेला क्या हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री 5 मिनट है तो चुनाव से कहीं बाहर नहीं रहता है, वह प्रधानमंत्री 48 घंटे के लिए, भले ही आप उसके लिए व्यंग्य कीजिए कि कैमरा के साथ हुआ ध्यान कर रहा है, चश्मा लगा करके ध्यान कर रहा है, वगैरह वगैरह व्यंग्य कीजिए, लेकिन मैं उसको इस रूप में नहीं देखता हूँ कि वह ध्यान की नौटंकी कर रहा है, ध्यान का विज्ञापन कर रहा है। इस रूप में मैंने उसको नहीं देख रहा हूँ। मैं उसको इस रूप में देख रहा हूं कि वह एकांत में कहीं बैठ करके वोट के बारे में चिंता कर रहे हैं। वह चिंता किन लोगों के साथ कर रहे हैं, यह जानने का विषय है। और जिस तरह की बात अमित शाह जी के बारे में कही जा रही है, कि सैकड़ों डीएम को उन्होंने फोन किया है, एक जवाबदेह आदमी कह रहा है, किसी स्रोत से उस आदमी को खबर होगी, तभी तभी उस आदमी ने यह बात कही है।
तो जब अमित शाह सैकड़ों लोगों को फोन करके यह बात कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस वह ध्यान जो भक्त लोगों की नजरों में वह एक आध्यात्मिक कृत्य होगा, हम लोगों की नजरों में वह एक व्यंग्य का विषय है, उपहास का विषय है, लेकिन वह एक राजनीतिक प्रयास था, राजनीतिक कोशिश थी चुनाव, वह एक चुनाव की कोशिश थी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी। इस रूप में उसको देखा जाना, मैं इसको इस रूप में। जी जी। तो स्वाभाविक है कि ये सब आप मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री ने भी वह ध्यान में बैठ ज्ञान के नाम पर वह कोशिश की, गृह मंत्री ने भी वह कोशिश की, जैसा कि कहा जा रहा है। तो ये कई लोगों की बातें वहां पर चुनाव आयोग में भी जा करके शायद लोग अनुमान करते हैं कि किसी तरह की कोशिश की गई हो, मंत्री वहां पर जाते हैं और बात करते होंगे, क्या उन्होंने बात की हो। तो यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है, यह संदेह हो जाना कठिन असंभव नहीं है कि चुनाव को प्रभावित कर किए जाने की कोशिश हो रही है। जी जी। चुनाव को प्रभावित किए जाने की कोशिश क्यों की जा रही हो? अगर लगता कि हम वैसे ही जीत रहे हैं तो दूसरी कोशिशें नहीं होती। लग रहा है कि हम गड़बड़ा जा सकते हैं, उनको भी यह होगा अगर कि हम गड़बड़ा जा सकते हैं, तभी अवान्तर कोशिशें होती हैं, तभी पिछले दरवाजे से कोशिशें होती हैं। जब हमको लगता है कि सामान्य बातचीत से हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम घूस दे करके और डरा करके और अपनी धौंस जमा करके काम कराने की कोशिश करते हैं। यही नेचर होता है, ठग बुद्धि जिसको बोलते हैं। तो जी तो इन सारी चीजों को, इन सारी परिस्थितियों पर गौर करने से यह प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से वोट को, रिजल्ट को वोट को नहीं, वोट तो बीत गया, ये रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जी जी। और पिछली बार भी राम कुमार जी ने कहा था, मैंने भी इस बात को दोहराया था कि जिस तरह अखिलेश यादव ने अपील की है, जिस तरह केजरीवाल जी ने अपील की है, जिस तरह दूसरे नेता अपील कर रहे हैं सजग रहने के लिए, और कई जगह आप ट्विटर पर मैंने देखा है कि बॉक्स ईवीएम मशीन है सो मिली है, बाहर मिली है, और वह इस रूप में वह संवाददाता उस मशीन को दिखा करके कह रहा था कि जैसे इसमें गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही, इस रूप में उसको ले रहा था। संदेह भी होता है कि शायद वह कोशिश हो गई। तो जिस तरह इन लोगों ने अपील की है कि अगर गड़बड़ी होती है, अपेक्षा के अनुसार अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो निश्चित रूप से वो एक बवाल, एक असंतोष, एक दंगा टाइप की स्थिति क्रिएट हो जा सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी जी। और जिस तरह यह जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हट करके जिस तरह डीबी ने अपने रिजल्ट को दिखाया है, जो लगता है कि हम लोग जिस तरह सोचते हैं उस अनुमान के अड़ोस वह रिजल्ट दिखता है, एग्जिट पोल दिखता है। तो यह भी तो लोगों के पास जा रही है बात, केवल वही रिपोर्ट तो नहीं जा रही है, दूसरे एग्जिट पोल्स भी जा रहे हैं। तो इस तरह एक भयानक असंतोष उत्पन्न होगा, और वह असंतोष केवल एक स्थान का नहीं होगा, वह जगह जगह का होगा, वो पैन इंडिया का मामला हो वह जाएगा। सर्वव्यापी, पूरे भारत व्यापी वह असंतोष होगा, और तब उसको संभाल पाना जरा मुश्किल का, ज्यादा मुश्किल होगा। और एक जी जी। अराजकता के दौर में यह देश चला जाएगा। और यह अराजकता मुझे यह भी भय है, यह जो अराजकता इस 4 तारीख को क्रिएट होगी, वह अराजकता फिर 5-10 दिन में कंट्रोल नहीं की जा सकेगी, वह अराजकता कंटिन्यू रहेगी, और वह मुझे अंदेशा है कि वह शायद बढ़ेगा। जी जी। हाँ।
तो एक एक इसको आप गृह युद्ध कह सकते हैं, एक हिंसक अराजकता कह सकते हैं, उस तरह के दौर में देश प्रवेश कर जा सकता है। नहीं, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, कहीं ये हारने लगे तो ये भी तो अराजकता फैला सकते हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हिम्मत भाई, कि दोनों ही स्थितियों में मुझे संभावना है। या केवल मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष अगर लगेगा कि अपेक्षा के अनुसार है सो रिजल्ट नहीं आ रहा है तब वो असंतुष्ट होंगे। निश्चित रूप से अगर लगेगा कि भाजपा जिस तरह का वातावरण वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वह उस तरह का रिजल्ट अगर नहीं आ पाएगा तो निश्चित रूप से वह है सो अराजकता फैलाने की कोशिश वही लोग करेंगे। वही करेंगे जी। सरकार अभी जो सरकार है, अभी तक जो सरकार है 3 तारीख तक, उसी सरकार की तरफ से अराजकता फैलाने की कोशिश होगी। तो ऐसी स्थिति में कि 4 तारीख को हिंदुस्तान के भाग्य में अराजकता बधा हुआ है। अच्छा, बधा हुआ है जी। बधा हुआ है, चाहे जिस तरफ से हो। जिस तरह से है। नित्यानंद जी, अब चूंकि अनिल जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अराजकता मतलब उसके साथ अंतर्निहित है, तो बंगाल तो अपने आप में कहिए कि जब से चुनाव हुआ या चुनाव से पहले ही लगातार वहाँ मतलब झड़पें और हिंसक झड़पों का पूरा दौर देखा हुआ है। तो चुनाव सारी मतलब काउंटिंग के समय, मतगणना के समय की क्या तैयारी है वहाँ, और वहाँ किस तरह के जो एग्जिट पोल में बंगाल को जिस तरह से दिखा रहे हैं, क्या वो मतलब जैसे बोल रहे हैं कि भाई गोदी मीडिया दिखा रही है तो वैसे ही वहां भी होगा, तो उसमें क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, पहले तो अनिल सर और बाकी विघ्नेश जी सबको नमस्कार। देखिए, जो बात आप कह रहे थे, जो मैं पहले इस राजकुमार सर से मैंने पूछा भी था, उस संदर्भ में कहा भी उनसे बात करते हुए कि अभिषेक बनर्जी ने भी ऑनलाइन मीटिंग की अपने कार्यकर्ताओं से और उनको कहा कि भाई वो बूथ काउंटिंग सेंटर पे रहना है अंतिम गिनती तक, ठीक है, ये कह चुके हैं। और इस बीच में लगातार यहाँ हिंसा की खबरें आ रही हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए वो कर रही है चाहे। और एक और बात है कि जो मथुरापुर विधानसभा सीट के तहत जो है कार्तिक में 2 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश जो है हो गया है, वो दे दिया है। जो बंगाल के लिए आप पूछ रहे थे कि देखिए, अब आप खुद ही कह रहे हैं मोदी मीडिया और चीजें कह रहे हैं, मेरा तो एक सवाल है तमाम उन मीडिया से, और जो आप कह रहे थे कि अनिल सर भी कह रहे थे कि अभी वोट खत्म भी नहीं हुआ था और इनकी चीजें आनी शुरू हो गई कि भाई अभी वोटिंग जो है चल ही रहा था और इनके रिपोर्टर ये इनके टीवी पे आने लग गए कि यहाँ का यहाँ का यहाँ का। सवाल है कि ये सवाल उसमें जाता है कि इनको इतना कॉन्फिडेंस अगर है जीतने का, तो सिर्फ एक चीज मैं याद करना चाहता हूँ, वो है चंडीगढ़ मेयर चुनाव। तो जो चंडीगढ़ में ये किए थे खुलेआम, जहाँ ये पकड़े गए थे, अभी जो अनिल सर कह रहे थे उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और ये पूरे पैन इंडिया, पूरे मतलब अखिल भारतीय स्तर पे अगर ऐसा हो, और इसकी संभावना बहुत ज्यादा, और इसकी तैयारी सत्ता ने कर ली है। अगर नहीं करनी होती तो ये जो इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने जो चर्चा की थी कि तमाम जो सेना के अधिकारी से लेकर तमाम जो लोगों के एक्सटेंशन जो कराए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप आते 4 दिन के बाद आके फिर करते, जो एक्सटेंशन आपने उससे कर लिया तो आपकी तैयारी कुछ और है। आज एक लड़का, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरा एक मित्र है, हालांकि वो सार्वजनिक है, वो जानते हैं, कौशल यादव, वो यहाँ पे बंगाल में एक एजेंसी के लिए मतलब उसके लिए कर रहा था, शायद टीएमसी के लिए कर रहा था, किसी पार्टी के लिए वो चुनाव कैंपेनिंग कर रहा था। उसने बाकायदा ये लिखा है कि सेंट्रल फोर्सेज जो है, उसने आरोप लगाया कि सेंट्रल फोर्सेज ने जबरदस्ती विजय की बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाए और इस तरह की चीजें की, और वीडियो दिखाने के बावजूद जो है जो अधिकारी था उसने नहीं माना, ये उसका आरोप है। ये तो इस तरह की शिकायतें लगातार पूरे देश भर से ही मतलब मिलती रही, आती रही है, ठीक है ना। अब सवाल है कि
पहली बार ये देखा गया कि सत्ताधारी दल तो जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है, जिसने 400 पार का नारा लगाया, जिसके एग्जिट पोल भी आ गए हैं, तो जिसके एग्जिट पोल आने के बावजूद वो जाके कह रहा है, अपील कर रहा है कि भाई देख लीजिएगा यार, कांग्रेस ने अमित शाह पे जो आरोप लगाया कि 150 डीएम को इन्होंने कॉल किया है, और कॉल करके कहा कि मतलब कॉल करके जो कहा कि भाई देख लीजिएगा। तो ये जो आरोप है, ये तो जो रामकुमार सर कह ही रहे थे कि बेबुनियाद तो ये नहीं, किसी ना किसी भाई बिना आग का धुआं तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं आग लगी होगी, कोई धुआं आया होगा, लेकिन इस अराजकता और तमाम चीजों की बातें अनिल सर और रामकुमार सर कह रहे थे, जिसकी संभावना मैं भी देखता हूँ, उसके लिए ये वर्तमान जो चुनाव आयुक्त है, ये चुनाव आयोग को मतलब ये इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर, इन्होंने अब तक चुनाव शुरू होने से लेकर और पिछले कई सालों से, मतलब उससे पहले वाले चुनाव में भी चुनाव आयोग की जो एक्टिविटीज है, जो गतिविधियां, वो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक और असंतोषजनक है, मतलब इसके डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। कल भी ये जो 4 तारीख को जो कुछ होने वाला, उसमें भी जो कुछ होगा, वर्तमान सरकार तो अभी एक्टिव सरकार है, मान लीजिए, ये सारी शक्तियां है काउंटिंग तक जो है, जब तक राष्ट्रपति को लिस्ट नहीं भेजते तब तक तमाम शक्तियां जो है वो चुनाव आयोग के पास है। ये चुनाव आयोग अगर इस देश को इसमें झोंकना चाहते हैं तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, क्या वो अराजकता की स्थिति में इस देश को झोंकना चाहते हैं ना। तो ये उनको अपने विवेक से ये बात सोचना चाहिए कि अभी भी वक्त है, कुछ ईमानदारी दिखाए और कुछ चीजें करे, उनके ऊपर जो संदेह आए उसको कुछ दूर करने की कोशिश कीजिए। बंगाल के बारे में भी जो दिखाया गया उसमें भी वही है, मैं आपको बोलता रहा हूँ, बंगाल में बहुत टफ था, बावजूद उसके जो अंतिम चरण में जो मैंने आपको बताया कि इनको यहाँ भी डर था, और अभिषेक ने आज फिर दावा किया है कि हम छठे चरण में ही 23 सीट जीत चुके थे, ये उनका दावा है। कल भी मैंने आपको कहा था एक बार कि इनके जो बीजेपी के मतलब सूत्र है, उन्होंने कहा था कि हम 4 सीटें हार रहे हैं, तो जो उन्होंने कहा मैं उस पर कायम हूँ, क्योंकि मेरा आकलन था, कंपटीशन यहाँ था, यहाँ पे ममता के खिलाफ एक देव था, भ्रष्टाचार और तमाम चीजों का था, कुछ आवाज इको कर रहा है शायद रिकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, तो उसमें जो है अब आवाज बंद हुआ, तो उसमें जो है अभी भी जो है मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गिनती ठीक से हो गई है और वैसे चीजें हैं, तो वही मैं उसी पे कायम हूँ जो मैंने अंतिम उसमें चर्चा में आपसे बात कही थी कि बीजेपी 4 सीटें यहाँ हार सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर वो चीजें वैसे रही और उनके फेवर में गया तो यहाँ पे इस तरह से कहना ये मतलब थोड़ी जल्दबाजी होगी अभी, जब तक गिनती ना हो जाए, तो गिनती होने का तो रिजल्ट आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हुआ है, धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, या मीडिया को जिस तरह से मैनेज किया गया, और बंगाल अकेला राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा केंद्रीय बल भेजे गए थे चुनाव के दौरान, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे उस तरह से चुनाव कराया, मतलब चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा, मतलब एक बूथ पे आप 200 बटालियन लाके रख दे रहे, कंपनियां लाके रख दे रहे, तो इस तरह से कभी चुनाव हुआ नहीं, बावजूद उसके आप हिंसा नहीं रोक पाए, जिसके लिए ले आए थे, तो क्या आप चुनाव कराने के लिए आए थे, आप तो हिंसा नहीं रोक पाए, हिंसा हुई है यहाँ पे, तो जिसके लिए आप लेके आ रहे थे, तो ये तमाम चीजें यहाँ भी हुई। तो जो बाकी लोग कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इसकी कितनी सीटें आएंगी हर पार्टी का अपना अपना है, लेकिन मेरा जो क्षेत्र जहां मैंने किया था उस क्षेत्र में टीएमसी का दबदबा अभी भी है, ठीक है, विशेषकर दक्षिण वाला जो हिस्सा था, दक्षिण कलकत्ता और कलकत्ता उत्तर जादवपुर, तो इन क्षेत्रों में टीएमसी का दबदबा, टीएमसी का प्रभाव बहुत ज्यादा अभी भी, और विशेषकर जो महिलाएं हैं, संदेश खाली को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद भी जो महिलाएं हैं और जो माइनॉरिटी वर्ग है, उनका पूरा वोट, लगभग पूरा वोट अभी भी टीएमसी के साथ है तमाम चीजों की बात। क्योंकि एक आदमी ने एक बात मुझसे कही थी, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, हम इससे इनकार नहीं करते, टीएमसी का कार्यकर्ता और एक पद पर था, उसने मुझसे ये कहा कि बाकायदा हुआ है, हमें मानते हैं, लेकिन टीएमसी अकेली ऐसी सरकार है कि अगर 30 रुपए खाया है तो 70 का काम कराया है,
और केंद्र ने पैसा नहीं दिया था, बावजूद इसके ये काम हुआ है। तो स्वीकार करते हुए भी कहते हैं कि कमियां हैं, और कहता है कि मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं किसान हूँ, बावजूद उसके मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ता ऐसे ही बन गया हूँ गांव स्तर का। लेकिन उन्होंने कहा कि आप किसी से भी पूछिए कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो इस तरह के प्रभाववादी या कोई नेगेटिव छवि दीदी के लिए आम पब्लिक में तो नहीं है। क्षेत्र विशेष में कुछ इस तरह के विरोध हुए होंगे, लेकिन नौजवानों में एक गुस्सा जरूर था नौकरी को लेकर। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम, अगर मुझे भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता में चुनना है तो मैं भ्रष्टाचार की तरफ जाऊंगा, सांप्रदायिकता नहीं चाहिए पूरा। विघ्नेश भाई, अ, अब तीन तीन राज्य और राज्य ही नहीं, मतलब इसके तमाम पहलुओं पे बातचीत हो गई। अब मतलब कि किस तरह की अराजकता अ, हो सकती है, अंतर्निहित है। जी जी। अनिल जी ने कहा कि अंतर्निहित है इसमें। तो मुझे दो दो आशंका लग रही है कि क्या पूरा का पूरा चुनाव ही कैंसिल हो जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं केवल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना अ, मतलब उसके जीवन मरण का प्रश्न कैसे बन गया। यदि हारती है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। वो डर है कहीं कि उस डर की वजह से हालत उनकी ये हो गई है कि अ, किसी भी तरह से जीतना है, एन केन प्रकारेण। यदि नहीं जीते तो फिर जो है अ, उनका क्या हश्र होगा, शायद ये डर है। या स्वाभाविक रूप से जो दम्भ है, या कहिए कि अहंकार है कि हम तो अ, एक बार सत्ता में आ गए तो हमारा क्या उखाड़ लोगे। हम हमारी मर्जी, हम जैसे रहना चाहे, जैसे करना चाहे। चुनाव करा रहे हैं वो भी शायद एहसान करा रहे हैं देश पे। जी। आगे तो सच है कि अगर सत्ता में वापस आए तो नहीं होंगे, ये आखिरी एहसान है शायद। तो देखिए, इसमें दोनों ही चीज है। भरपूर अहंकार तो है ही, वो तो नजर आता है, हर चीज में नजर आता है। जब प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को वाराणसी में डिम्पल यादव जी और प्रियंका यादव, हाँ प्रियंका गांधी जी, ये दोनों जब रोड शो करती हैं चुनाव का, और ये खबर मोदी जी के पास जाती है, तो 2-3 घंटे बाद वो जनता के सामने मुजरा करने वाली बात करते हैं। हालांकि वो अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं, वो राहुल और अखिलेश का नाम लेते हैं शायद, लेकिन प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के रोड शो के 2-3 घंटे के अंदर उसका ये रिएक्शन है। तो अहंकार का तो स्वाभाविक है, जीवन मरण का प्रश्न ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, विपक्षी सभी दलों के लिए भी है। क्योंकि इसके बाद जब चुनाव ही नहीं होंगे तो विपक्षी दलों का अस्तित्व नहीं होगा, वन पार्टी सिस्टम लाइक चाइना। अब उनको भी छोड़ दी विपक्षी पार्टियों पे बात करने का। हाँ, एक चीज और मैं जोर देना चाह रहा हूँ, जैसा अनिल जी ने भी कहा, राम कुमार जी ने भी कहा, और नित्यानंद जी ने भी कहा कि ये जो आशंका है, आशंकाएं हैं, मतलब कि काफी हिंसा होने की और उसके गृह युद्ध के तरफ जाने की भी, ये आशंकाएं विपक्ष के तरफ से नहीं है। जैसा कि आपने नित्यानंद जी से सुना ही कि अभी सत्ता पक्ष के पीयूष गोयल ने इस कड़ाई शब्द का इस्तेमाल किया, कि कड़ाई से निपटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये विपक्ष के किसी नेता से नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अ, माहौल कितना भी बिगड़े, जब तक
स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी तब तक विपक्ष के किसी नेता का ऐसा बयान नहीं आ सकता, खास करके बड़े नेता का तो बिल्कुल नहीं। अब इस पहलू पे चलते हैं कि आखिर भाजपा का अस्तित्व किस तरह से दांव पे लगा होगा, किस तरह से उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न जो आपने शब्द कहा वो है। तो आप देखिए, भाजपा बीजेपी कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जिनका गवर्नेंस में कोई एक्सपर्टीज। उनकी एक्सपर्टीज जो है वो मार्केट से जुड़ी हुई, बाजार से जुड़ी, और जो लाखों करोड़ रुपए बाजार ने बीजेपी के भरोसे, मोदी और शाह के भरोसे झोंका हुआ है इस राजनीति के बाजार में, जिसको राजनीति का बाजार बनाया, उसमें वो सारे पैसे उन सब लोगों के अस्तित्व। अब जैसे आप देखिए, ये जो मीडिया कंपनियां हैं, मीडिया की दुकानें हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कहते हैं, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उनका अपना अस्तित्व दांव पे है। आप देखिए क्रोनी कैपिटलिस्ट को, जो 22 क्रोनी कैपिटलिस्ट जिसकी बात राहुल गांधी अक्सर किया करते हैं या उससे ज्यादा ही है, तो उनका अस्तित्व जो है वो दांव पे है, उनका मुनाफा दांव पे है। मुनाफा क्या हो सकता है, अस्तित्व भी दांव पे हो। शेयर बाजार, शेयर बाजार पे ये जो अपर मिडिल क्लास समाज का जो, जिसके बारे में एक दिन चर्चा भी हो रही थी, वो शेयर बाजार 50 लाख करोड़ का बाजार है। उस 50 लाख करोड़ के बाजार की साख उनका उनका मुनाफा, और उनका एक लंबे समय तक अ, उनकी जो पकड़ है फाइनेंस पे, वो दांव पे। और एक बहुत ही तेज तर्रार और जानकार पत्रकार के बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। उन्होंने ये बताया, क्योंकि मैं फाइनेंस और शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो उन्होंने ये बताया भी कि 1 जून को, यानी कि मतदान के दिन ही, आखिरी मतदान के दिन ही, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में या फिर इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जिसमें म्यूचुअल फंड एजेंसी के टॉप अधिकारी ने, शीर्ष अधिकारी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि एग्जिट पोल के लिए हम लोगों ने फाइनेंस की, हमारे पैसे लगे। तो अगर शेयर मार्केट का भी, शेयर बाजार का भी पैसा लगा हुआ है और शेयर बाजार को उठा के रखना है, तो एक ये भी वजह है एग्जिट पोल में जबरदस्त 370 या 365 से लेकर के 405 सीटें एनडीए को दिए जाने, सट्टा बाजार। और न जाने ऐसे कितने इंडस्ट्रीज हैं, कितने तरह के व्यापार हैं, बिजनेस हैं, जिनका अस्तित्व दांव पे लगा हुआ, जिनका मुनाफा या जिनका अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। तो ये लोग जो आ, इनकी जो इनका जो एक फोर्स है, इनका जो सम्मिलित फोर्स, वो हर तरह के सही और गलत
कदमों को उठाने के लिए इस सरकार को बाध्य कर रहे होंगे। और जितने कदम उठाए जा रहे हैं, इस प्रकार के डेस्परेट कदम, वो जाहिर है कि जो आईबी की रिपोर्ट जो अब सार्वजनिक है, बहुत जगहों से लीक हुई और हर जगह से एक ही खबर आई कि 190 का आंकड़ा आईबी दे रही है पूरे एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे एनडीए। तो 190 के आंकड़े को कम से कम 272 पे पहुंचाने के लिए अब मामला यही है कि 100 ग्राम चीनी है घर में और 3 किलो खीर बनाने की इच्छा है, 370-400 सीटों की इच्छा है, तो आपको चीनी कहीं ना कहीं से और जुगाड़ करना पड़ेगा। और जब चीनी जुगाड़ हो जाए तो फिर पता करना पड़ेगा कि आखिर कितना खीर हम बना पाएंगे। तो अभी 190 को कितना बढ़ा पाएंगे, इसमें लगे हुए सभी हैं। इसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो किस आंकड़े तक पहुंचा पाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति ही रह गई तो फिर ये शंका निर्मूल नहीं है कि सत्ता पक्ष ही हिंसक, अच्छा हिंसा में यकीन भी रखती है सत्ता पक्ष, तो हिंसक कदमों को उठाने के लिए वो आगे बढ़ता है। जी जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, बहुत नहीं सुन पाया, लेकिन कुल मिला के दो तीन आशंकाएं हैं। जी और मैंने पहले भी कहा था कि ये पहले के तमाम चुनावों से, मतलब 70 साल 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, कितना अंतर है। मतलब चुनाव होना ही अपने आप में ये, मतलब क्योंकि यहाँ स्टेक पे केवल ये नहीं लगा है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा और किस तरह की चीजें होंगी। आपके जो पूरा संवैधानिक मूल्य है या संविधान ही स्टेक पर लगा हुआ है। जब बिल्कुल। वही सब, मतलब ये पहले के तमाम चुनावों से शायद मुझे लगता है कि ये तमाम चुनावों से भिन्न है। अच्छा, जी अनिल जी ने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात रखी थी कि बिहार में जैसे 5 सीटों पे चुनाव लड़ा चिराग पासवान जी के पार्टी ने और 6 सीटें वो जीत रहे। जी उसी तरीके से आपसे ही ज्ञात हुआ था कि हिमाचल में 4 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है और 6 सीटें उन्हें वहां भी मिल रही है। जी 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 मुझे खबर मिली कि वो एग्जिट पोल से ही खबर मिली कि जो कांग्रेस, पहली बार कांग्रेस पे भी मेहरबानी हुई है कि जो कांग्रेस 9 सीटों पे तमिलनाडु का चुनाव जीत लड़ रही थी, तो वो 13 पे जीत रही है तमिलनाडु, जी इसी पोल के माध्यम से। तो इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि ये सारी आशंकाएं तो हैं ही, इसके अलावा एक देखिए कितना अजीबो गरीब वाकया है कि जो एग्जिट पोल की कंपनियां आपको 365 से 405 सीटों का आंकड़ा दे रही है, उनके उनके ही अपने सर्वे सर्वा टेलीविजन चैनल्स पे एक दिन पहले बैठ करके ये बता रहे थे कि बीजेपी का मेजॉरिटी का आंकड़ा छूना बहुत मुश्किल है। हम्म और जो ये बता रहे थे उन्हीं की कंपनी बीजेपी को 370 से 365 से 405 पहुंचा। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि खबर आई है, बहुत ही एक प्रतिष्ठित पत्रकार ने अपने शो में ये कहा है कि इस इस इन आंकड़ों में अजीत डोभाल, अमित शाह
इन सब लोगों आ, की मेहनत है, उनका परिश्रम है। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो 21 मई को छप गए थे। 1 घंटे 2 घंटे की बात छोड़िए चुनाव के बाद, ये 21 मई को छप गए थे। उसके बाद 2 चुनावें हुई। जी जी, आप सही कह रहे हैं अनिल जी। कम से कम आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो कम से कम मैथमेटिक्स तो पढ़ा देते हैं इन लोगों को कि कहाँ से कितना। जी। तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या क्या सब चीजें हो रही हैं। तो ये क्या है, मतलब ये प्रहसन है या क्या है, या इन्होंने मान लिया है कि ये इसी तरह का समाज है और इसको ही हाँकना है। हिम्मत भाई, एक बात आपको स्वीकार करनी होगी कि युद्ध में छल प्रपंच र्यूमर आदि का सहारा आदि काल से लिया जाता रहा है। जब से युद्ध हो रहे हैं तब से ये, ये युद्ध के हथियार रहे हैं। पौराणिक कथाओं में भी आप पढ़ते हैं कि राक्षस है सो किस तरह गायब हो जाता है, कभी पत्थर बरसाता है, कभी आग बरसाता है, कभी आकाश में चला जाता है, कभी धरती पर उतर जाता है, वगैरह वगैरह की कहानियां। महाभारत की कहानी जानते हैं कि किस तरह र्यूमर के आधार पर द्रोणाचार्य का वध हुआ था। हम्म। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो के वाली कहानी। तो ये हथियार युद्ध के सनातन हथियार है। आज ही इसका यूज हो रहा है, ऐसी बात नहीं। कुछ दिक्कत हम लोगों में भी है कि हम लोग कुछ ज्यादा स्वच्छतावादी हैं, कि राजनीति को हम इस रूप में देखना चाहते हैं कि वह स्वच्छ और वह राजनीतिक धर्म का निर्वाह करता हुआ वह दिखाई पड़े और समाजवादी तरीके से वह दिखाई पड़े, जबकि राजनीति का यह चरित्र नहीं होता है पूंजीवादी और सामंतवादी समाज में, राजतंत्र में। लेकिन हम लोग यह अपेक्षा करते हैं कि राजा इस तरह का होना चाहिए, प्रधानमंत्री इस तरह का होना चाहिए, वगैरह वगैरह की बातें। मुझे जब मैं यह कह रहा हूं तो मुझे महाभारत की उस घटना की याद आती है कि वह नारद कृष्ण संवाद है। द्वारिका भी गणतंत्र ही था। यहाँ वैशाली के बारे में जिस बात की चर्चा करते हैं उसके भी पहले द्वारिका गणतंत्र हुआ करता था। और कृष्ण उस गणतंत्र के प्रमुख हुआ करते थे। जो हेड राजा, जो नाम उनको आप जी जी, दें कि वह हेड, मुखिया आप बोल सकते हैं। हाँ जो कहे वो हेड हुआ करते थे। नारद से उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है। नारद कृष्ण जो संवाद है महाभारत में, नारद से उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है। और वह व्यथा यह है कि राज्यसभा में उनके जो मंत्री वगैरह हैं, चाहे दूसरे दूसरे जो सरदार लोग हैं, उन लोगों के व्यंग्य वाणों से कृष्ण आहत हो जाते हैं और उनकी इच्छा होती है कि यह सब है सो बेकार का काम है, यह सब है सो छोड़ देना चाहिए, और हम इतना अच्छा करना चाहते हैं और यह सब इस तरह करता है, बोलता है। तो कहने का यह मतलब कि जो राज व्यवस्था है, चाहे वह प्रजातंत्र हो, चाहे चाहे पुराना वाला गणतंत्र हो या राजतंत्र हो, किसी भी अवस्था में राजा को कुछ तिकड़मों का सहारा, तिकड़मों का, चूंकि वह सशक्त होता है दूसरों की अपेक्षा, वह तिकड़मों का सहारा लेता है। यह उस यह उसके लिए बड़ा स्वाभाविक है। हम अपेक्षा करते हैं कि वह तिकड़मों का सहारा न ले, लेकिन उसके लिए यह बड़ा स्वाभाविक है कि वह, चूंकि वह सत्ता में रहता है, पावर में रहता है, सब उसके अधीन रहते हैं, इसलिए वह कुछ न कुछ है सो तिकड़म वह करता ही है। वही बात कि वह राजतंत्र वाली स्थिति खत्म भले ही हो गई हो, लेकिन वह जो प्रवृत्ति है
वह प्रवृत्ति आज भी चलती चली जा रही है। बहुत कुछ मैं कई बार तुलना करता हूँ राजतंत्र और प्रजातंत्र या लोकतंत्र में, और मुझे ढेर सारी चीजों की समानता दिखाई पड़ती है। यह भी एक बहस का विषय है कि इस बात को उजागर किया जाना चाहिए कि बहुत कुछ अंतर नहीं आया है, केवल एक वोटिंग प्रणाली बदल गई है। उसमें बोला जाता है कि राज तिलक की तैयारी हो रही है, ये जो मतलब तो अब हाँ। अभी हो गए, अभी राजदंड की स्थापना हो रही है, नहीं देख हाँ, रहे हैं? नए हाँ राजमहल सिंगोर। नए राजमहल बन रहे हैं, या नहीं देख रहे हैं? राजा जी जी। अपने लिए महल बना रहा है, अपने लिए वह राजदंड की स्थापना कर रहा है, वो एक संदेश दे रहा है। वह कह रहा है नेपाल के राजा की तरह कि हम ऐसो बायोलॉजिकल हम नहीं हैं, पैदाइश हमारी नहीं है, माँ के मरने के बाद हमको पता चला है कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, कि हम अवतार हैं। जी। तो लेकिन बूढ़े अवतार कैसे हो सकते हैं? तो कहने का भाई मतलब कि चलिए। क्या ये सारी अफवाहें, ये सारी बातें लोगों के मन में, जनता के मन में ऐसो के भीतर घुसाई जाती हैं, उनके भीतर है सो डाली जाती है, इंस्टॉल की जाती है, और तब उसके अनुसार जनता आचरण करती है। जी। तो अभी का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो प्रजातांत्रिक हेड है, सॉरी, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो राजतांत्रिक हेड है, राजतांत्रिक जी। हाँ, तो हाँ। वह इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। इसमें हमको आश्चर्य करने की बात हम्म, नहीं, यहाँ तक आश्चर्य करने की बात नहीं है। तब यह जो यहाँ पर विपक्ष की भी भूमिका होती है, जो राजतंत्र में नहीं हुआ करती थी, यह एक अलग या आयाम इसका लोकतंत्र का होता है। हम्म, अब सामान्य रूप से यह बात कही जाती है कि विपक्ष ही लोकतंत्र का असली रक्षक होता है। तो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह कितनी सजगता के साथ और कितनी सशक्तता के साथ हम्म, या इस लोकतंत्र की पहरेदारी के लिए वह खड़ा रहता है। 2014 के बाद, या यूं कहें कि 2014 के पहले 12-13 के बाद से ही पहली बार लोकतंत्र का यह विपक्ष का जो पक्ष है, वह लोकतंत्र की हिफाजत के लिए मजबूत पैरों के साथ घुटने टेक करके खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। यह पहली बार हुआ, इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं। जी। मैं उनकी किताब कौन खड़े हैं, क्या नाम है, अमित खरे या क्या नाम है, उनकी जी। किताब में पढ़ रहा था कि मोदी कैसे जीते, ये उसका शीर्षक ही है। और उसमें उन्होंने कहा था, आज के राहुल गांधी से आप उसकी तुलना कीजिए, कि उसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, उस दिन उसकी पूर्व संध्या में राहुल गांधी एक रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे। उनके कहने का मतलब यह था कि युद्ध के समय में, युद्ध के काल में रेस्तरां में जाकर के, होटल में जाकर के मौज मस्ती नहीं की जाती है। युद्ध का मैदान युद्ध करने का मैदान होता है, लड़ने का मैदान होता है, न कि चाय पीने का और मौज मस्ती का मैदान। आज के राहुल में आज आप वह स्थिति, वह चित्र आप नहीं देखेंगे। आज का राहुल लड़ रहा है, वह खड़ा है, वह एक संदेश दे रहा है लोगों के पास, लोगों को, और वो संदेश लोगों तक पहुंच भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो संदेश दे रहा है और लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वो संदेश लोगों तक अब पहुंच भी रहा है, और लोग जी। उसके साथ खड़े हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। इसलिए बहुत सारी बातें उस तरह की नहीं होगी जिस तरह 2014 में हो गई थी। बहुत सारी बातें उस तरह की नहीं होगी जिस तरह 2019 में हो गया था। लेकिन जो सत्ता है, जो लोकतांत्रिक राजतंत्र का जो हेड है, कि वह उन्हीं उपाय लोकतांत्रिक राजतंत्र है। जी, कि, तंत्र ही तंत्र है लग रहा। कि वह उन उपायों का अवलंब करेगा ही। अब जी। हमारा काम है, वह विपक्ष का काम है, जनता का भी काम है। हम अपने दायित्व से नहीं भाग सकते हैं। वह हम्म, जनता का भी काम है कि उन छलों को, उन प्रपंचों को, उन अफवाहों को किस तरह निरस्त करने की कोशिश करता है, और किस तरह प्रजातंत्र की रक्षा कर पाता है। यह फिर मैं दोहराता हूं, यह विपक्ष का भी दायित्व है, और उसके साथ जनता का भी, नागरिकों का भी दायित्व है।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर अनिल जी। नित्यानंद जी, आ जाइए सामने। अ, दो चीजें जो दायित्व की बात कर रहे हैं अनिल जी कि अ, मतलब तमाम जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसको अ, नेस्तनाबूद करना या उसके बारे में आगाह करना विपक्ष का काम है। विपक्ष में मीडिया भी एक कहिए कि विपक्ष की भूमिका में ही रहता है। तो मीडिया की भूमिका इस दौर में ऐसा नहीं है कि जैसे सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने देर से सही लेकिन एक भूमिका अपनी तय की है और बनाई है। बहुत कम संसाधनों में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो विपक्ष को लगातार जिस तरह से मतलब उसको अपंग बनाया गया तमाम तरीके से, जो कहिए कि ईडी सीबीआई और दूसरे दूसरे तरीकों से, क्या मतलब अभी भी लग रहा है कि विपक्ष जो है शायद इंडिया अलायंस की वजह से एक मजबूत दावेदारी पेश करने की स्थिति में है। देखिए, जो अभी अनिल सर ने जो कुछ कहा, उसमें एक एक शब्द जो है वो सही है। और मुझे लगता है कि एक मैसेज भी उन्होंने दिया जो अंतिम में उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के साथ साथ हर नागरिक का भी ये कर्तव्य है। तो हम जी सभी नागरिक, और उसमें से हर नागरिक उसका जितना सामर्थ्य, वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो योग्य था, मान लीजिए कि जो लिखता है, जो बोल पाता है, तो ये वो लोग लगातार करते आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी जो लोग लोकतंत्र से, हम पार्टी के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे जो जिसे इस देश की लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पे जो है ना, उससे उससे जिसको प्रेम है, तो वो ऑटोमेटिकली वो बोलेगा, या फिर वो चुप नहीं रह पाएगा। अगर वो चुप रहेगा तो एक तरह से मान लीजिए कि वो मरा हुआ है आत्मा से, मतलब वो इस तरह से नहीं। तो ऐसे में आप देखेंगे बहुत सारे बड़े पत्रकार, मतलब जो बड़े उसमें थे, वो अलग हो गए, नौकरी से अलग हो गए, और उन्होंने वो काम किया है। छोटे स्तर पर जिनके पास संसाधन नहीं, वो भी कर रहे हैं, और वो लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये चीज जो है, जो आप कह रहे थे विपक्ष की भूमिका, हालांकि ये वक्त नहीं है कमियों को गिनाया जाए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों ने भी बहुत, मतलब ये जो अभी जो सरकार है, जो फासिस्ट एक ताकत एक उभरी है सत्ता पे, उसको मजबूत करने में जो क्षेत्रीय दल है उनकी भी भूमिका को आप दरकिनार नहीं कर सकते। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विशेषकर हिंदी बेल्ट में जो पार्टियां रही हैं, मैं तो राजभर का नाम ले दे रहा हूँ, मान लीजिए कि यार नीतीश जी, तो ये लोग, इनको पता था, जो पुराने जो समाजवादी आंदोलन से आए थे, नीतीश कुमार जैसे नेता, इनकी इनकी भूमिका, इन्हें आप बेदाग मतलब वो नहीं कर सकते। इनकी भूमिका बहुत ज्यादा रही है, मायावती सोसानी, ठीक है, भले ही वो गए हूँ। तो आखिर जब आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अभी कहा, मतलब जो वामपंथी पार्टियां हैं वो भी लगभग लगभग निष्क्रिय हो गए थे, और वो राज्य के स्तर पे जहाँ पे उनकी सत्ता थी, वहां पे भी जो पावर है, तो वो जो सेंट्रल में जो एक बड़ी शक्ति, जो जन विरोधी शक्ति जो है, जो कब्जा किए हुए हैं, उसके खिलाफ जाने के बजाय वो अपनी सत्ता पाने के लिए वो अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे हैं। तो यहाँ उनसे चूक हुई है। ये एक नागरिक के तौर पे मेरा मानना, मैं जहाँ तक देखता हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें, और जो सर गिना रहे थे कि देखिए सिंगोल लेके आना, और एक चीज और, जर्मनी में जो हिटलर थे, वो भी लोकतंत्र, जो अनिल सर कह रहे थे वो वही बात कह रहे थे कि जर्मनी में हिटलर भी ऐसे ही आया था भाई, लोकतंत्र लोकतंत्र के नाम पे, लेकिन वो लोकतंत्र में उसका कोई भरोसा तो था नहीं। वो लोकतंत्र के जरिए मुखौटा बना के वो आए, और उसके बाद उसने जो किया है, और वो तमाम चीजें आप देखेंगे। मेरा ये मानना है कि आप 99% उसके चरित्र से आज के जो हमारे यहाँ पे उनके चरित्र को मिला लीजिए, मुझे लगता है कि आप सिमिलरिटी पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से बेतुकी बातें, उसी तरह का वक्तव्य, स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग सेम चीज है।
आप अवतार है, मुझे नहीं मालूम कौन सा खीर खा के आप पैदा हुए थे, हाँ आए थे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जितने अवतार हैं वो इसी तरह से आए थे, कोई खीर खा के, कुछ ऐसी कहानियां हमें मिलती है। बहरहाल वो नहीं है। लेकिन ये जो देश की जितनी संस्थाएं थी, जिनके जरिए जो ये लोकतंत्र बचा हुआ था, जिसको हम लोकतंत्र कह रहे हैं, उन संस्थाओं का और जो संवैधानिक पदों पे जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, उनका जिस तरह से इस सत्ता ने दुरुपयोग किया है, इसको बहुत पहले रोकने का प्रयास होना चाहिए था। इंडिविजुअल ग्रुप कर रहे थे, कुछ एनजीओ कर रहे थे, कुछ यूनियन कर रहे थे, उन यूनियनों को भी इन्होंने तोड़ दिया। मतलब वो लाठीचार्ज देखिए जो सीए आंदोलन के टाइम में जिस तरह से मार रहे थे, ये जो है ना, ये जो अभी गए हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने वो किया है, आरएलडी का ही शायद है, या लोक दल का जो है, जो बीजेपी के साथ गए हैं, उसके नेता को जिस तरह से मारा, उसके वीडियोज है ना, वो उनके नेताओं को जिस तरह से मार रहे थे। तो ये आपका माइक ऑफ है आपका, जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जयंत चौधरी। तो आप ये देखिए कि इनकी भूमिका, या अभी इधर हरियाणा में आप देख लीजिए। तो मैं जो कह रहा हूँ, विपक्ष में सिर्फ ये नहीं होता कि जो सेंट्रल में विपक्ष, विपक्ष तो पूरे देश भर में है, तो इन विपक्ष की जो पार्टियां थी, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है आज देश को इस स्थिति में पहुंचाने, जिस स्थिति से आप वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जनता के गुनहगार तो ये भी है, लेकिन अगर आप इनको होश आया है और आप ये प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश की जनता, जो अनिल सर कह रहे थे कि हर नागरिक का कर्तव्य है, तो उनके साथ रहें, उनको मजबूती दें। और ये चीजें करना इसलिए जरूरी है कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए, नहीं तो आप जो है उनके गुनहगार होंगे। जो आने वाली पीढ़ियां, जो पीढ़ियां अभी जो छोटे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, हम उनके गुनहगार होंगे कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो हमने उनको बचाने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए हमने क्या किया, ये सवाल होगा। ठीक है ना? तो ये मतलब तमाम जिस तरह की चीजें आई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए कि जो ज्ञान देते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, इनके साथ में जो संख्या है, वो संख्या पेड है, वो बेरोजगार है, उनको पैसा क्योंकि देखिए, आप देखेंगे, मैं गौर करता हूँ कि बीबीसी मान लीजिए कि कोई खबर लगा दिया कि आपकी क्या राय है, उसमें ये लोग जो लिखने वाले होते हैं कि वो रोमन में भी हिंदी नहीं लिख पाते हैं। मतलब रोमन में जो स्पेलिंग लिखते हैं ना, या हिंदी में भी जहाँ कहीं लिखते हैं, वो है को हे लिखते हैं। हाँ, इनकी स्पेलिंग देखिएगा तो इनका जो स्तर है, उसको आप पढ़िएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि इनके में वो, इनकी सेना कौन है। वो हिंदी नहीं लिख पाते ठीक से। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी तो छोड़ दीजिए उसको, वो तो वैसे ही है। लेकिन इन्होंने जिनको भर्ती कर रखा है, वो आपको जवाब नहीं कर करके आप देखिए, वो हिंदी, सामान्य हिंदी नहीं लिख पाते हैं। वो मैं को मैं लिखते हैं, मैं हूँ, मैं, इस तरह की चीजें लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि वो, उनका वो स्तर नहीं। आपसे क्या बहस करेंगे? ठीक है, तो इसलिए वो बेरोजगार एक फोर्स है, जिनको मतलब पर जो है पोस्ट का या एसएमएस का अगर 2-5 रुपए मिल गया, बहुत पैसा है, तो क्या करें। लेकिन जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, मैं बार बार ये बात आपके शो में मैं दोहरा चुका हूँ कि वो संख्या ज्यादा है, उनको यूनाइटेड करने की जरूरत थी। तो अब वो यूनाइटेड किया है, मुझे कुछ हद तक वो यूनाइटेड हुए हैं। और ये यूनिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सबकी है, पार्टियों के भी है, विपक्ष के, और जो समझदार लोग समाज के हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। जी तभी जी, आगे बहुत जाके। बहुत जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। राम कुमार जी, आप हैं तो आ जाइए सामने। जी, थोड़ा हाँ, कैमरा और, हाँ, आप सही जगह पे आ गए हैं। तो देरी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं कि लगता है कि इसको मतलब चलते रहने देना चाहिए, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना है। टाइम और प्रेम बहुत जरूरी होता है। लेकिन अभी जो 3-4 बातें हुई हैं उसमें, हाँ, क्योंकि हम, कोशिश हमारी रहेगी कि जो चुनाव और चुनाव के साथ जो तमाम लोकतांत्रिक एस्पिरेशंस हैं हमारी, या जो संवैधानिक एस्पिरेशंस हैं, क्या अब नॉर्मली कहा जाता है कि समाज का ही एक तरह का प्रतिबिंब होता है राजनीति या सत्ता में जो लोग बैठते हैं। तो वो नीचे से दिखता है कि समाज में जितनी गंदगी होगी, वैसे ही गंदा जो है नेता होगा। या कहते हैं कि जैसा राजा वैसा प्रजा टाइप का भी एक कहावत है।
तो क्या इस चुनाव में वो सारे प्रतिमान जो बना दिए गए थे कि लोग जो है पैसा लेके बिक जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, कोई किसी की सुनता नहीं है, क्या ये सारी चीजें टूटती हुई नजर आ रही हैं? और नया अ, समाज या नया विमर्श समाज में खड़ा होने की स्थिति आपको दिख रही है क्या? आ, हिम्मत जी, मैं विघ्नेश जी, अनिल जी और नित्यानंद जी को सुना, और काफी अच्छी बात मतलब जो है सब साथियों ने जो है कही, और एक विमर्श को एक नए डायमेंशन में भी जो है ले जाने की ले ले गए, और ले जा करके जो है वहां से देखने की कोशिश किया। तो वही बात कि भाई मैं तो लगातार सुन ही रहा था जो है, मैं बल्कि लेट गया था, लेटे लेटे सुन रहा था। जब आपने कहा कि मैं उठ के बैठा हूँ जी जी। तो मैं मतलब जो है तो मैं वो टाइम भी सुन हो रहा गया, था। हाँ। जी। हाँ, लगातार मैं सुन रहा था। ये बात आप लोगों की सुनने के बाद मुझे दूसरी बात जो आप अनिल जी ने कही कि जनता के कर्तव्यों की बात, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि संविधान हमेशा जो हम लोगों के बीच डिस्कशन का विषय रहा, वो एक एकेडमिक डिस्कशन में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन कभी जनता के डिस्कशन का मामला नहीं रहा है। ये शायद इतिहास की पहली बार ये करवट ले रहा है, जो अनिल जी ने कहा कि संविधान जनता के डिस्कोर्स में आके खड़ा हुआ गया है, हो गया है। वरना संविधान एकेडमिक डिस्कोर्स से कभी बाहर नहीं निकला। फंडामेंटल राइट और उसकी सब एकेडमिक उसमें होती थी। पहली बार ये जनता के डिस्कोर्स में आकर के पहुंच गया, और वो जनता के डिस्कोर्स में आके संविधान पहुंचना, जिसने सारे बैरियर को तोड़ दिया, जो आपने बोला, जिसने जो है जाति के बैरियर को तोड़ा, जिसने समाज के बैरियर को तोड़ा, जिसने कई बैरियर को अपने आप ही तोड़ दिया। जो मैं देख रहा हूं कि समाज के अंदर जो एक बहुत बड़ी सामाजिक आंदोलनों के जरिए एक नई कोशिश की जा रही थी कि कैसे ये विद इन द कम्युनिटी जो जाति सीमाएं, सामाजिक सीमाएं, जो सीमाएं इतनी बढ़ गई हैं, उस सीमाओं को कैसे तोड़ा जाए। हो सकता कि ये चुनाव उस माने में मतलब जो है एक ऐतिहासिक चुनाव रहेगा कि संविधान आम आदमी के डिस्कोर्स में, और संविधान के ऊपर संविधान से संरक्षित जितने समाज हैं, सारे समाज एक साथ आकर के खड़े हो गए। चाहे वो महिला समाज से संरक्षित हो, चाहे वो आदिवासी समाज से संरक्षित हो, चाहे वो दलित आदिवासी से संरक्षित हो, चाहे वो मतलब पिछड़ी जातियों में लोग संरक्षित हो, चाहे वो इस देश की माइनॉरिटी संरक्षित हो। सारी संरक्षित जातियां, सारे संरक्षित समाज और प्रगतिशील समाज ये एक जगह पर आकर के खड़ा हो गया। ये एक हो सकता कि आप लोगों की बातचीत से ये मुझे मतलब मैं इस थिंकिंग में गया, वरना मैं जी इस जी। थिंकिंग में नहीं गया। आप लोगों की बातचीत से ही मैं इस हम्म। थिंकिंग में गया कि हो सकता है एक नए समाज संरचना की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। और हम्म। वो जो बात शंकाएं व्यक्त की जा रही, वो शंकाएं इसी आधार में व्यक्त की जा रही हैं कि इस बार मतलब मोदी वर्सेस जनता चुनाव हुआ है। मोदी, जब एक तरफ मोदी गारंटी थी, दूसरी तरफ जनता, तो मोदी वर्सेस जनता चुनाव हुआ है। ये बीजेपी वर्सेस जनता नहीं, मोदी वर्सेस जनता चुनाव पूरी तरीके से हुआ है। और इसमें तमाम लोग कह सकते हैं कि नेता गांव में नहीं गए, नेताओं ने कोई नहीं किया, नेताओं ने अपने स्तर पे जो कोशिश किया वो किया। अब कांग्रेस के तो खाते ही सारे सीज कर दिए गए थे। कांग्रेस को तो कोशिश किया था कि पूरे इतना लंबा चुनाव किया कि लंबे चुनाव में उनको थका के इस हालत में कर देंगे तो आखिरी चुनाव में जो है वो चलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसके भी फाइनेंशियल सपोर्टर लोग हैं, उन्होंने कहीं भी आखिरी दम तक चुनाव में अपने कमी नहीं होने दिया। लेकिन वो प्रतीकात्मक तौर पे वो रहे, लेकिन जमीन पे जो जनता ने पूरा ये नए डिस्कोर्स को जन्म दिया है, नए डिस्कोर्स को बनाया है, उसी से संभावनाएं, मतलब उसी से नई संभावनाएं भी निकलती हैं। और उन्हीं संभावनाओं में भी वो जो संभावनाएं हम लोग व्यक्त किए थे पहले राउंड में, जो कि भाई अगर देश को तोड़ने की, देश के विपरीत और एक नए तरीके की डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश की गई, तो उसके खिलाफ विद्रोह की भी स्थिति उसी वजह से बनती है, क्योंकि संविधान एक नए डायमेंशन, नए दायरे में हम लोगों ने देखा है, जनता ने देखा है, और वो देख करके नए तरीके से, नए डायमेंशन में वो इसको सोच रही, देख रही। मैं बस इतनी बात
कह के अपनी बात मैं खत्म एक करता एक हूँ। छोटा सा, मैं इसमें छोटा सवाल, मतलब सवाल क्या है, दो प्रोग्राम हुए थे फूलपुर में, और एक इलाहाबाद का कोई एरिया है, याद नहीं आ रहा है, जहाँ जो बैरियर्स वगैरह बने थे कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे। हम्म वहाँ पता चला कि लोगों ने अपने जो राहुल गांधी और अखिलेश को देखने के लिए, मिलने के लिए, हम्म वो हम्म सारी बैरियर्स बैरियर्स सब तोड़ ताड़ के जाके मिले। और ऐसा कहीं हम्म कि मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई केओस हो, सब हम्म मतलब मिलना चाह रहे थे। तो हम्म यदि उनकी माने आकांक्षाओं के अनुरूप यदि कहीं से भी कुछ गड़बड़ होता है, हम्म जिसकी आशंका अनिल जी भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं, हम्म। इस विद्रोह को दबाना शायद मुझे लगता है कि और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वही मतलब वही बात थी, उसको दबाना। वो फूलपुर की घटना है जी जी। जिसमें अब जो अखिलेश और, हाँ, राहुल राहुल गांधी दोनों लोग गए थे, हम्म और इसमें जनता इतनी उतावली हो गई कि अब ये अखिलेश और राहुल दोनों तो कूद गए जनता के बीच बात करने, मतलब हाथ मिलाने मिलने, लेकिन सिक्योरिटी ने इनको सबको जो है वो मतलब धक्के मार के किनारे करके, और सबको मतलब हेलीपैड हेलीपैड पे ले जाके हेलीकॉप्टर बिठा के भगा दिया। हम्म लेकिन उनको जो है 5-5 मिनट भाषण देने दिया, 5 मिनट के अलावा 10 मिनट, छठा मिनट नहीं बोलने दिया, और सबको जो है वो सिक्योरिटी में ले जाके हेलीपैड पे। तो वो जो जनता आ रही है, वो जो जनता निकल करके आई है, और खास तौर से इसमें जो पूरे इस दौर में जो राहुल का जो पूरा एक रोल रहा है, राहुल जिस तरीके से प्रो पीपुल, प्रो मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन और प्रो जनता जो पूरी बात कही है, तो ये अक्रॉस दी सोसाइटी राहुल का जो पूरा एक इमेज जो बन करके आया है। अब दलितों में मतलब बड़े दलित एक्टिविस्ट, कई दलित एक्टिविस्टों ने मुझसे कहा कि इस बार हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आया था, वो कैंडिडेट को बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन सबने कहा कि संविधान देखो, कैंडिडेट मत देखो, संविधान हम्म। देखो, कैंडिडेट मत देखो। कैंडिडेट में दे। तो ये जो ट्रेंड चला, ये वास्तव में एक नए तरीके का जो है वो, कि भाई कैंडिडेट तो खिलाफ है, कैंडिडेट हमारे पक्ष का नहीं, कैंडिडेट दलित उत्पीड़न कई मामलों में मतलब उसके हम्म मतलब जो नाम आए हैं, सब चीजें, लोगों ने कहा नहीं, उसे मत देखो, संविधान देखो, राहुल गांधी देखो, संविधान देखो, राहुल हम्म। गांधी देखो, संविधान देखो। जी तो जी। सबने पंजे पे कहा, पंजे पे लगाओ, लेकिन पंजा जहां नहीं वहां साइकिल पे लगाओ। तो हम्म अखिलेश को मतलब जो मतलब जो हमारे प्रदेश में जो यादव कम्युनिटी के साथ, जैसे मतलब जहाँ अखिलेश का जो इलाका है, वहां तो यादवों का मतलब नंगा नाच होता है अवध। हम्म और ये सिर्फ पूर्वांचल की जो बेल्ट है, इस पूर्वांचल की बेल्ट में जो यादव है, वो सामाजिक न्याय का यादव है। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का जी जी। यादव है। तो जी। यहाँ हाँ। सामाजिक न्याय का यादव है, और उधर वो हम्म ब्लंट यादव है। लेकिन सब हम्म। जगह ये हुआ कि भाई इन्हें मत देखो, बस केंद्र देखो, मतलब जो है संविधान देखो, राहुल को देखो। तो जी उस जी। तरीके से जो वोट दिया, ये भी एक एक नए तरीके का मतलब नया जो है मैं, नया नया समाज का भी सृजन हो रहा है नया इसी के समाज का बाद। भी वो हो रहा है, जी जिसको हम जी। लोग छोटे छोटे लेवल पे कोशिश करते रहे। हो सकता है हम्म कई बार एक ऐसी आंधी चलती है जो बाउंड्री तोड़ देती है, जिस बाउंड्री के बाद फिर हम लोगों को शायद मतलब जो है मतलब तैरना आसान, मतलब चलना आसान हो जाता है जो है जी वो। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विघ्नेश भाई, अब लास्ट आपके पास आ रहे हैं। मुझे याद है जब सीए एनआरसी का आंदोलन शुरू हुआ था, जी या जी। उसके पहले भी आपको याद हो कि तिरंगा यात्रा का बीजेपी करती थी, और उसके जरिए बहुत सारे जो तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, और पहले तो भगवा लेके चलते थे, लेकिन अब तिरंगा लेके चल रहे हैं, तो लोगों को लगा कि शायद बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और लेकिन ये हुआ कि तमाम आंदोलनों में तिरंगा की एक अपनी पहचान, या एक कहिए कि एक संबल के साथ खड़े हुए, और लगातार देखे कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां लेके, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल लेके लोग तमाम आंदोलनों में जुड़े। ये सारा जो आंदोलनों का एक केंद्रीय बिंदु था संविधान। और जो बाद में राहुल ने कहा कि डरो मत, ये कहीं कुल मिला के सबको एक संबल दिया,
कि मतलब जो कोई एक केंद्रीय जो कहिए कि जिसको कहते हैं ग्लू, हम एक शब्द कहते हैं, या लेई लगाना जहां से जुड़ जाए, चिपक जाए। तो इस इनका एक क्या रोल रहा। दूसरा जो फिफ्थ पिलर आप बात करते हैं, जो खास करके जो अ, नागरिक समाज है, नागर समाज जिसको बोलते हैं, सिविल सोसाइटीज बोलते हैं, ट्रेड यूनियन से लेके अलग अलग इंटेलेक्चुअल समूह हैं, तमाम लोग हैं, एनजीओज हैं। अ, ये कहिए कि जो 10 साल से देखते देखते झेलते झेलते ये सारे दुख तकलीफ या तमाम चीजों का एक समुच्चय है, या कुछ चुनाव उनाव तक आया फिर खत्म हो जाएगा। जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव तक आया और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ राम कुमार जी का, जिन्होंने इस बात को नोटिस किया और प्रकाश में लाया। हम हम्म। लोगों के सामने इस प्रकार से लिखा कि अब संविधान जो है वो राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र बिंदु में। राहुल गांधी जी संविधान की एक प्रति लेकर के घूम रहे हैं। सवाल उस पर भी उठाए गए कि लाल संविधान की प्रति क्यों, हम्म। नीली क्यों नहीं। इसका एक बहुत बड़ी वजह है। क्या है कि जब हम लोग 9th 10th में नोट्स बनाते थे एग्जाम के लिए, आपको याद होगा 9th 10th में हमारे सारे मित्रों को याद होगा कि हम लोग नोट्स बनाया करते थे। एग्जाम एग्जाम के लिए तैयार करते थे कि इसको फिर एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे, और उसका एक सुंदर सा कवर भी बना। तो सुंदर कवर हमेशा जो है वो, जितनी भी आप बोल रहे हैं भाजपा की तिरंगा यात्राएं और वगैरह वगैरह, जो भी आपको राइटर्स लोग हैं, वो सुंदर कवर के साथ उड़ जाते हैं, नोट्स इधर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि नोट्स की जरूरत नहीं। मतलब दिमाग में या हमारे मानस में देशभक्ति आए, हमारे मानस में संविधान आए, हमारे मानस में एक अच्छा समाज निर्माण करने की का विचार आए, ये सब नोट्स में होते हैं, उसको वो छोड़ देते हैं। जो अच्छा सा खूबसूरत सा कवर होता है उसको लेके उड़ जाते। तो वो जो, अच्छा, उसको वो डेमोन्स्ट्रेट बहुत करते हैं व्यापारी अधिकतर। पूरा सिस्टम जो है व्यापार आधारित है। कॉरपोरेट्स पीछे से है, शेयर बाजार पीछे से है, सट्टा बाजार पीछे से है। अभी किसी पत्रकार ने खुलकर कहा था कि पूरे सट्टा बाजार के इस खेल के पीछे एक ही व्यक्ति है जो बड़े सत्ता के बड़े पद पे बैठे। तो वो जो इनका एक पैटर्न है, उस पैटर्न को ध्वस्त करने के लिए जो पहला शब्द अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने शुरू किया, वो बहुत रिसर्च था, वेल रिसर्च शब्द था। और एक शब्द में ही शायद पूरे इस लड़ाई का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इधर से चलाया जा रहा है, उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को करने के लिए बस एक शब्द जो समाज में महसूस किया जा रहा, डरो मत। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों के क्या ओपिनियंस आते हैं, क्या उनके विचार आते हैं कि शायद डरेंगे। चुनाव आयोग के बारे में, खैर चुनाव आयोग तो पूरी तरह से बदल दिया गया है, सारा कुछ सिस्टम ही अतार्किक है। लेकिन उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, डरे हुए। दूसरे संस्थान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सबके बारे में क्या कहते हैं लोग, अरे नहीं नहीं उनके अधिकारी डरे। जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में क्या कहते हैं, वो डरे। जो जनता है वो नहीं बोल पा रही है, ना उसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बोलने दिया जाता था। आज से 2 साल पहले तक
वो नहीं बोल पा रही थी, वो डरी हुई थी। तो डरी हुई थी, नहीं बोल पा रही थी, उस चीज को खत्म करने के लिए एक शब्द था, एक मंत्र था, डरो मत। और वहां से आते आते फिर संविधान की प्रति लेके घूमना शुरू किया है राहुल गांधी जी ने। तो और अपनी बात कही, युवाओं से उनकी बात कही, उनके मुंह से कहलवाई। इनका जो पैटर्न है वो किसी भी स्टैब्लिश्ड लीडर से अलग है। ये भाषण नहीं देते, ये डायलॉग करते, ये डायलॉग करते हैं, ये भाषण नहीं देते। ये किसी को भी पीठ से बुला के कहते हैं आप अपनी बात रखिए, अग्निवीर हो तो अपनी बात रखो, अगर आप बेरोजगार हो तो अपनी बात रखो। तो संविधान का जो एक मतलब है, अच्छा फिर आखिरी में इन्होंने बताना शुरू किया, बीच के चुनाव, बीच के फेज हो चुके थे, शायद 4-5 फेज हो चुके थे, तब इन्होंने बताना शुरू किया कि ये संविधान जो है ये सिर्फ 75 साल पुराना नहीं है। इसके जो आइडियाज हैं वो बाबा साहब ने 75 साल पहले सिर्फ अपने मन से नहीं तैयार किया। इसमें जो पूरे भारत के ऐतिहासिक घटनाओं, जो हमारा हमारी जीवन शैली है, उन सबको, हमारी जो फिलॉसफी है, उन सब का निचोड़। तो कुल मिला जुला करके ये फिर जिस प्रकार अभी राम कुमार जी बता रहे थे, या नित्यानंद जी बता रहे थे, या अनिल जी बता रहे थे, उस प्रकार का एक विमर्श खड़ा हुआ। और सही कह रहे थे कि उसके पीछे राहुल गांधी जी ही हैं, और जो भी उनकी टीम रही हो वो है। लेकिन एक पार्टी के तौर पे विपक्ष की सारी पार्टियां कमजोर इसलिए हुई क्योंकि उनका फाइनेंशियल पाइपलाइन यहाँ से आगे की बात करने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको एक चीज बता देता हूँ चंद शब्दों में, कि गुजरात के 6, 7, 8 सीट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस के कैंडिडेट्स के पास, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे, और जनता ने पैसे दे करके उन्हें चुनाव लड़वाया। तो क्या वो चुनाव उन्हें हरवाएगी? ये एग्जिट पोल जो उन्हें एक इंडिया गठबंधन को सीट दे रहा है, जो कन्हैया कुमार, जिनके लिए विशाल भारद्वाज, जो म्यूजिक जो लिरिसिस्ट हैं, और उनकी जो म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी नाम उनकी पत्नी भी है, इन दोनों ने मिल करके 5-5.5 लाख रुपए बॉलीवुड में चंदा किया, छोटे छोटे चंदा करके भेजे कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ने के लिए। क्या वो हारने की स्थिति में आएगा? तो दिल्ली में एक सीट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को। तो देखिए, ये जनता वर्सेस मोदी जो अनिल जी ने कहा, उसको थोड़ा सा कि ये पूंजी वर्सेस, ये पूंजी वर्सेस आम जनों का जो जीवन है, उनके जीवन यापन का जो माध्यम है, जी इन दोनों के बीच की भी लड़ाई। जी और मैं समझ गया। और क्योंकि 2 दिन बाद ये हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। कुल मिला के जो अभी जिस तरह की चीजें बताई गई हैं, खास करके तथाकथित मेन स्ट्रीम, तो मुझे बोलते हुए शर्म आती है। और जब जिसका मेन स्ट्रीम इतना गंदा हो तो बाकी सब क्या होगा। तो मेन नदी गंदी हो तो बाकी नाले उनों का क्या हालत होगी, उस पर हम क्या कहें। लेकिन जो भी है, जो है वो देश भुगत रहा है। कुल मिला के कहानी इतनी है कि जो कुछ भी बताया गया है वो पूरा का पूरा मतलब प्री स्क्रिप्टेड पूरी कहानी है।
और जनता को भी, मतलब केवल जो काउंटिंग एजेंट होंगे वो उनको ही नहीं लड़ना है, साथ में हम सबको, जो भी लोग जो सचेत लोग हैं, उनका अपने अपने स्तर पे, जिस स्तर पे भी जहां से भी हो सकता है कि काउंटिंग के जो यहाँ जो स्थान है वहां ना भी जाए, लेकिन जहाँ है वहीं से कुछ लिखें, पढ़ें, बातचीत करें, हौसला बुलंद करें उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, जहाँ भी जो भी हो। अ, अपने अपने स्तर पे, जो अनिल जी कह रहे थे कि भाई कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा, तो वो करना बहुत जरूरी काम हो गया कि क्योंकि वही नहीं लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है। और ये इस बार यदि देश हारा तो बहुत समय के लिए, मतलब मुझे लगता है कि अंग्रेजों के समय जो गुलामी थी उससे ज्यादा कहीं खतरनाक, उससे कहीं ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, वर्स्ट स्थिति में न चला जाए, तो उससे बचाने की भी बात है। और राम कुमार जी ने जो कहा कि नहीं, बहुत आशान्वित है, एक नया समाज भी इसी बहाने गढ़ा जा रहा है, तो वो गढ़ा जाना जारी रहे, बेहतर एक सामाजिक ताना बाना बने। इसी के साथ आज का ये आप इसका जो विमर्श है, जो बातचीत है, हम यही खत्म करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ा पहले बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आप आए, बहुत अच्छा लगा। राम कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिख नहीं रहे हैं फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। विघ्नेश जी, और आप सभी दर्शकों से भी हम अपील करेंगे कि जो लोग भी देख रहे हों उसको सब्सक्राइब तो जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम ज्यादा बेहतर प्रोग्राम आपके सामने लेके हाजिर हो पाए।